हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश तिवारी सीबीएसई बोर्ड की अपार सफलता के बाद यूपी बोर्ड की जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की बुक है बही खाता एवं लेखा शास्त्र से हरास चैप्टर को आज मैं लेके आया हूँ। हरास अध्याय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हरास क्या होता है, इसकी विधियाँ क्या क्या होती हैं, हरास के फायदे क्या होते हैं, यानी हरास के कारण क्या होते हैं। इन विषयों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हरास देखो होता क्या है, जो कॉन्सेप्ट है हरास का ये है क्या, हरास लगाते क्यों हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हरास ये शब्द जो डेप्रिसिएशन वर्ड है ये आया कहाँ से। तो देखो आप, होता क्या है कि जो किसी भी संपत्ति को जब हम लोग लगातार यूज करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक एसेट खरीदता है, अगर उसने मान लो कि क्या किया, एक बाइक खरीदी, चलो ठीक, अब उस बाइक को उसने आज 1 लाख रुपए की खरीदी और फिर उसने उसको चलाया और 6 महीने या 1 साल बाद उस बाइक को बेचने जाएगा, तो क्या उसको उसकी जो बिक्री मूल्य होगी क्या वो 1 लाख रुपए ही मिलेगी? नहीं, आपको भी पता है। लेकिन क्यों आप कहेंगे सर उसने यूज किया। अच्छा, यूज किया तो यूज करने से वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ सर, क्यों नहीं। ऐसे ही अगर एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है, वो व्यवसाय क्या कर रहा है, एक संपत्ति खरीद के लाया, व्यवसाय ने एक संपत्ति खरीद के लाया, हम कह सकते हैं कि मान लो मशीन खरीद के लाई। अब वो व्यवसाय क्या कर रहा है, उस मशीन का उपयोग सामान बनाने में कर रहा है। मान लो वो मशीन जो है सामान बनाएगी, सामान प्रोडक्ट को क्या करेगा, कंपनी बाजार में बेचेगा और उस पर जो है मूल्य कमाएगा, यानी क्या, लाभ कमाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो मशीन 4 साल 5 साल चला लिया, वो बेचने जाएगा, तो मान लो अगर मशीन की मूल्य उस समय 50 लाख रुपए की थी, तो अगर वो 5 साल बाद उसको बेचने जाएगा तो क्या उसको 50 लाख मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने उस मशीन को 5 साल तक क्या किया है, प्रयोग में लाया। ठीक, तो अब प्रयोग में लाने से क्या होगा कि जो वो मशीन है, वो मशीन जिस तरह से नई मशीन काम करती थी उस तरह से नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उस मशीन की कार्य शक्ति में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो इस वजह से अगर वो बेचने जाएगा तो उसको उसकी पूरी मूल्य नहीं मिलेगी। तो इसी चीज़ को, यानी जो वस्तु को प्रयोग में लाने से उसके मूल्य में जो कमी हो रही है, उसके कार्यशक्ति में जो कमी हो रही है, यानी कार्यशक्ति में कमी होगी, कार्यशक्ति में कमी होने के बाद उसके मूल्य में भी कमी होगी। तो इसी जो मूल्य में इसके कमी हो रही है, इसी कमी को क्या बोलते हैं, इसी कमी को बोला जाता है हरास। यानी क्या, ऐसे ही संपत्तियों में बहुत सारी संपत्तियां हैं, जैसे फर्नीचर है व्यवसाय में गाड़ी है, व्यवसाय में मशीन है। इन सारी संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है, उसी कमी को क्या बोला जाता है, हरास बोला जाता है। क्लियर। अतः हम कह सकते हैं कि अस्थाई, ध्यान देना वर्ड, अस्थाई संपत्तियों के प्रयोग से उसके मूल्य में प्रयोग से या नष्ट होने से या समय व्यतीत होने से जो कमी आती है, जो कमी किसमें, जो कमी आती है उसके मूल्य में कमी होती है उसे हरास कहा जाता है।
उसे ह्रास कहा जाता है। यानी क्या, संपत्ति, अस्थाई संपत्ति, अस्थाई संपत्ति की बात नहीं हो रही है, अस्थाई संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में संपत्ति के मूल्य, ऐसे कहो संपत्तियों के मूल्य, अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में प्रयोग से, संपत्तियों के मूल्य के मूल्य में प्रयोग से होने वाली कमी या नष्ट हो जाने पर या समय व्यतीत हो जाने के, यानी क्या समय व्यतीत होने का यहाँ मतलब क्या है कि अगर एक मशीन आज हमने लेके आया 20 लाख रुपए का और वो वर्क कर रही थी, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, दिन भर में पता चल रहा था 200 यूनिट बन रहा था, कोई भी प्रोडक्ट 200, यही मान लो ये 200 बन पाता था। नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो 40 लाख रुपए की मशीन है और उसमें दिन भर में कितना 1000 प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या, समय व्यतीत होने की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, ह्रास लगता है मूल्य में प्रयोग से। ठीक, अस्थायी संपत्तियों के मूल्यों में जो प्रयोग से कमी होती है या नष्ट होने से या समय व्यतीत होने से जो कमी होती है उसे ह्रास कहते हैं। इसका एक डिफिनीशन J.R. बार्टलीबाय ने दिया हुआ है कि ह्रास का आशय किसी अस्थायी संपत्ति, ध्यान से पढ़ना, J.R. बार्टलीबाय ने क्या कहा, J.R. बार्टलीबाय ने क्या कहा, J.R. बार्टलीबाय ने कहा कि किसी अस्थायी संपत्ति जैसे प्लांट, मशीनरी, भवन, फर्नीचर आदि के मूल्य में होने वाली कमी या हानि जो टूट फूट, अप्रचलन या समय व्यतीत होने अथवा बाजार मूल्य गिर जाने से होती है उसे ह्रास कहते हैं। ठीक, अब ह्रास की विशेषता क्या होती है, यानी क्या, मैंने आपको बताया कि जब उसको क्या किया जाएगा, जब उसको यूज किया जाएगा तो उसके मूल्य में कमी आएगी। अच्छा ये बताओ, अगर ये मशीन ना होती तो ये प्रोडक्ट बन पाता, मान लो अगर वो मशीन ना होती तो प्रोडक्ट बन पाता नहीं, यानी क्या, उस मशीन के वजह से ही कंपनी क्या की है, प्रोडक्ट बनाई है, यानी उस मशीन का प्रयोग हुआ है, उस मशीन की घिसावट हुई है, कुछ ना कुछ कमी हुई है जिससे ये बना हुआ है और इसको बाजार में बेचने पे क्या होगा, कंपनी को लाभ होगा। तो इस लाभ में जो लाभ होगा उस लाभ में कहीं ना कहीं मशीन का भी योगदान है, यानी मशीन की जो कमी हुई है, मशीन के लागत में जो कमी हुई है वो लागत कहाँ गई, लागत क्यों हुई, लागत कम क्यों हुई, इसको बनाने में, और इससे लाभ हुआ। तो यानी लाभ में क्या है, लाभ में क्या है, मशीन का भी हिस्सा है, यानी मशीन की वैल्यू में जो कमी हुई है इस प्रोडक्ट को बनाने की वजह से हुई है, तो लाभ में से हम उसको क्या करते हैं, घटाने के लिए यूज करते हैं, यानी क्या, शुद्ध प्रॉफिट, शुद्ध लाभ जानने के लिए हम ह्रास को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ये मैं आपको बताया। जैसे देखो ह्रास की विशेषताएं, उपयुक्त परिभाषा के आधार पर ह्रास की विशेषताएं क्या है, कह रहा है ह्रास केवल अस्थायी संपत्तियों पर लगाई जाती है। ह्रास की गणना पुस्तक मूल्य पे होती है, किस मूल्य पे, तो ध्यान देना, पुस्तक मूल्य। पुस्तक मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु का दो मूल्य होता है, एक पुस्तक मूल्य, एक बाजार मूल्य। पुस्तक मूल्य मतलब जिस वैल्यू पे हम उसको परचेज करके यानी खरीद के लाए हैं वो मूल्य होती है, और बाजार मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य जो प्रेजेंट टाइम में, जैसे क्या, वही मशीन अगर हमने 20 लाख का खरीद के उस समय लाया था, लेकिन आज क्या हो रही है, आज 5 साल बाद उसको बाजार में बेचने जाएंगे तो हमको उतना नहीं मिलेगा। ठीक, या आज हमने 20 लाख का खरीदा, कल वो 25 लाख का हो गया, तो ऐसे में हम 25 लाख थोड़ी लिखेंगे, 20 लाख, यानी पुस्तक मूल्य पर ह्रास की गणना की जाती है। अस्थायी आधार पर लगाया जाता है, यदि अस्थायी संपत्ति पर एक बार ह्रास लगा लिया जाता है तो संपत्ति का मूल्य कम होता रहता है, यानी एक बार ह्रास लग गया किसी संपत्ति पर तो उस पर ह्रास लगता रहेगा। क्लियर, ह्रास लगातार लगाया जाता है, ठीक, ये बता दिए, और अगले वर्ष भी लगाया जाएगा। ह्रास लगने से क्या होता है, तो ह्रास की विशेषता यह है कि ह्रास लगने से संपत्ति की मूल्य कम हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया ह्रास की विशेषताओं में। पहला क्या बताया गया, पहला बताया गया कि ये केवल अस्थायी संपत्ति पे लगता है। अस्थायी मतलब सबको पता है कि फिक्स एसेट्स पे लगती है ये, ठीक, अस्थायी संपत्तियों पर लगता है। ये पुस्तक ह्रास पुस्तकीय मूल्य पे लगाया जाता है।
ह्रास एक बार लगा लिया जाता है तो वो प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। ह्रास लगाने से संपत्ति की क्या होती है, मूल्य कम होती रहती है। ये तो था। अब ह्रास के कारण क्या है, तो मैंने ह्रास के कारण में मैंने बताया आपको, ह्रास के कारण में मैंने बताया, इस हेडिंग में ये पूछा जाता है आपसे थियोरेटिकल पोर्शन में भी, यानी लिखने के लिए भी आ सकता है कि ह्रास के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखो सबसे पहले निरंतर प्रयोग, किसी भी संपत्ति को अगर हम लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो उसमें क्या होगी, उसकी क्षमता यानी लाभार्जन क्षमता में कमी आ जाएगी, और कमी आने से उसके मूल्य में भी क्या होगी, कमी होगी, जिसे ह्रास कहा जाता है। यानी निरंतर उपयोग करने से, निरंतर उपयोग से, ठीक। और सेकंड हेडिंग क्या है, निरंतर उपयोग था पहला। सेकंड हेडिंग था आपका समय बीतने पर। समय बीतने का मैंने अभी आपको बताया कि समय बीतने, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि क्या होता है समय बीतने पर। देखिए समय बीतने पर ह्रास, समय बीतने पे ह्रास का मतलब क्या है कि कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो एक निश्चित समय के लिए होती हैं, और जैसे जैसे उसकी समय बीतती जाती है वैसे वैसे उसके मूल्य में कमी आती है, और इसे ही ह्रास के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लो क्या हम देखते होंगे कि जमीन जो है पट्टे पे ली जाती है, पट्टे का मतलब जमीन किसी का होता है, वो क्या करता है, वो अपनी जमीन को 10 साल के लिए किसी को एग्रीमेंट कर दिया कि ठीक है 10 साल तक आप इस जमीन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, आप इस जमीन को यूज करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो सुनो, ऐसे सिचुएशन में होगा ये कि मान लो 2 साल बीता, 3 साल, 4 साल, तो अगर 1 लाख रुपए की जमीन 10 साल के लिए दिया गया, 10 साल के लिए, 10 वर्ष के लिए दिया गया, तो ये कितना, हर साल 10-10 हज़ार रुपये समझो क्या हो रहा है, क्योंकि देखो 10 से काटोगे तो 10,000 बचेगा, यानी पहले साल 10,000, दूसरे साल 10, तीसरे, चौथे 15, ऐसे करते करते 10वें साल तक जाके 1 लाख पूरा हो जाएगी। यानी क्या कि समय बीतने पर भी ह्रास लगता है। समय बीतने पर कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो एक निश्चित अवधि के बाद समाप्ति या पूर्ण समाप्त हो जाती है, चाहे इन्हें प्रयोग किया जाए या न किया जाए, चाहे इन्हें प्रयोग किया जाए या न किया जाए, इसे भी क्या बोलते हैं, ह्रास बोला जाता है। ठीक, क्लियर। अब देखो अप्रचलन से मूल्य ह्रास। अप्रचलन से मूल्य ह्रास का क्या मतलब है, नए आविष्कार के कारण नई नई मशीनें आती हैं तो पुरानी मशीनें क्या होती हैं, प्रचलन से बाहर हो जाती हैं। जैसे क्या है, कुछ ऐसी मशीनें होती हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कुछ नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई, पुरानी टेक्नोलॉजी खराब हो गई, तो वो जो मशीन खरीद के लाए थे अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, खत्म। तो जब वो खत्म हो गई तो इसका मतलब उससे कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। क्लियर। अब देखो रिक्तता के कारण कह रहा है कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जैसे तेल की कुएं, कोयले का खान एक्सेट्रा, जब वो एक समय तक, निश्चित समय तक उसमें से कोयला निकाला जा रहा है तो उसकी क्या होगी, एक समय ऐसा आएगा कि उसमें कोयला बचेगा नहीं, यानी रिक्तता के कारण जब वो खत्म हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक। तो और दुर्घटना के कारण कभी कभी कुछ मशीनें टूट जाती हैं तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ह्रास के ये सब कारण है, क्योंकि देखो इन संपत्तियों को फिर पुनर्स्थापन करने के लिए कंपनी को कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कोई मशीन है, अब वो मशीन जब क्या हो गई, पुरानी हो गई, यानी उसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो फिर नया मशीन खरीदने के लिए कंपनी को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ेगी। कंपनी क्या करती है कि ह्रास की एक व्यवस्था क्या करती है, हर साल अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा ह्रास के रूप में काट कर रखती है, ठीक, जिससे वो क्या कर सकती है, नई मशीनें खरीद सके। क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया कि मान लो ये मशीन है, इस मशीन से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट को बेचा गया, सेल किया गया, तो प्रॉफिट हुआ तो मशीन की वैल्यू में कमी आई। क्यों आई, क्योंकि प्रोडक्ट बनाया गया, इस प्रोडक्ट पे लाभ हुआ, फिर हमको क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नई मशीन परचेस करनी पड़ेगी। तो जब नई मशीन परचेस करनी पड़ेगी तो फिर हमको 20 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये पैसा आएगा कहाँ से, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से हर साल
जितने जितने रुपए का हरास लगता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जिस दिन हमको नई मशीन खरीदनी हो उस दिन हमारे पास पैसा आ जाए, कंपनी के पास पैसा हो, ताकि कंपनी क्या कर सके, नई मशीन आसानी से खरीद सके। ठीक, ये तो था आपका हरास लगाने के कारण। ठीक, इसमें हरास के लेखांकन के संबंधी कुछ प्रविष्टियां हैं। ठीक, तो मैं आपको आज ही कुछ लेखांकन की विधियों को बताने वाला हूँ, यानी क्या जर्नल एंट्री बताता हूँ। और सेकेंड वीडियो, इस वीडियो लेक्चर को अगर थोड़ा सा लंबा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, इसमें हम थियरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में लिखने के लिए भी आते हैं। तो सुनो, सबसे पहले हरास का लेखांकन क्या, अकाउंटिंग फॉर, वी कैन से दैट अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखो, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, देखो डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, संपत्ति क्रय की जाएगी, क्योंकि हरास किसपे लगता है, संपत्ति पे। तो संपत्ति क्रय करने पर, अच्छा एक चीज बताओ, इसकी जर्नल एंट्री क्या की जाएगी संपत्ति क्रय करने की। आप कक्षा 12 के स्टूडेंट है, आपको आसानी से पता होगा कि जब संपत्ति क्रय की जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या आती है, संपत्ति आती है, और हमारे पास से क्या जाता है, कैश। फ्री में तो कोई देगा नहीं, कैश लेगा। ठीक, तो अब देखो जर्नल एंट्री क्या की जाएगी, जर्नल एंट्री की जाएगी, हम लोगों का रूल है रियल अकाउंट का कि व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो इस यानी जो आ रहा है उसको डेबिट करते हैं और जो जा रहा है वो क्रेडिट करते हैं। तो आएगा क्या, संपत्ति आएगी, यानी एसेट्स आएगा। तो वी हैव टू राइट हियर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या, टू क्या, जो हमारे पास से जा रहा है जाएगा क्या, कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर। अब इसके बाद संपत्ति पर क्या करेंगे, हम हरास लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, संपत्ति पे हरास लगाएंगे। हमने पढ़ा था कि अस्थायी संपत्ति पर हरास लगाते हैं। तो संपत्ति पर हरास लगाएंगे तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, और डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा, संपत्ति के मूल्य में कमी आएगी। तो यानी क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक तरह का क्या होता है, एक्सपेंस माना जाता है, और रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का, एक्सपेंस और लॉस डेबिट की जाती है। तो यहां लिखेंगे क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किसपे लग रहा है, एसेट्स पे, टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, रूल के साथ मैं बता रहा हूं, एक एक चीज सुनते चलो बस। अब इसके बाद अगर संपत्ति को बेचा जाए तो अब क्या होगा, अरे खरीद रहे थे तो पैसा आ रहा था ना, बेचेंगे तो भी क्या होगा, पैसा ही आएगा। ठीक, तो क्या होगा, संपत्ति विक्रय पर, अच्छा विक्रय के समय क्या जर्नल एंट्री होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब क्या जाएगा, जो जा रहा है क्रेडिट, जो आ रहा है डेबिट, बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा, एसेट जाएगा, तो एसेट, ठीक, क्रेडिट। अब इसके बाद अगर संपत्ति के विक्रय पर हानि हो रही है तो विक्रय पर हानि होने पर, अच्छा हानि होगी तो क्या करेंगे भाई, हानि होगी तो मैंने अभी बताया नॉमिनल का रूल होता है कि अगर लॉस होता है तो क्या करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं। यहाँ पे पीएल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा
और लॉस किसके वजह से हो रहा है? पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि संपत्ति को बेचने पे ही क्या हो रही है? लॉस हो रही है। और अगर लाभ होगा तो विक्रय पर लाभ होगा तो विक्रय पर लाभ की दशा में लाभ होगा तो इनकम नॉमिनल का रूल क्या होता है? इनकम एंड गेन क्रेडिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? ये हो गया। और लास्ट में क्या करते हैं? मैंने अभी बताया कि हरास क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्च मानी जाती है, इसलिए हरास को क्या करते हैं? हरास को लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करते हैं। लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करने पर, हानि खाते में हस्तांतरित करने पर अब क्या होगा? मैंने बोला कि हरास को क्या करना है? हरास को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करना है। तो सिंपल सी जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? अब देखो मैंने आपको जनरल एंट्री क्यों बताया, क्योंकि देखो अगर हमको जनरल एंट्री पता रहेगी तो आगे जो भी हम हरास की अनेक सारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, हरास की अनेक सारी विधियां, उन सारी विधियों को अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको एक एक चीज़ नियम के साथ आपको इसकी जनरल एंट्रीज बताई है। जनरल एंट्री के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हरास की एक एक विधियों का जो आपके सिलेबस में है सारे विधियों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और हरास एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको हर जगह मिलेगा, इवन आपको 11th 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बीकॉम और यहाँ तक कि सीए इंटर में। बस ये है कि इसकी अनेक विधियाँ हैं, सारी विधियों को एक जगह न पढ़ के 2-2 3-3 विधियों को पढ़ना है और हमेशा पढ़ना है। तो इस वजह से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। आपको न्यूमेरिकल